Hello everyone, welcome to my channel Adarsh Dr. Anjali Srivastava. And this is my channel Adarsh YouTube channel Adarsh I'm a retired zoology professor, Jamshedpur Women University. We are looking into the certain health related issues जिसमें अभी हम देख रहे हैं अल्जाइमर्स डिजीज को 21 सितंबर जो अल्जाइमर्स वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे की तरह पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। यूएसए ने इस डेट को एक ये नाम इसलिए दिया है, रादर आईएमएनए मेडिकल एसोसिएशन ने, ताकि इस दिन अवेयरनेस फैलाया जा सके। वैसे ये पूरा महीना अल्जाइमर मंथ की तरह भी हम देखते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अवेयरनेस जगाते हैं। मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स इस एवर ग्रोइंग, मतलब ये लगातार बढ़ता हुआ एक प्रॉब्लम है जो वर्ल्ड को बहुत ज्यादा लपेटे में लिए चला जा रहा है। ये 21 सितंबर को वाकई इन ट्रू सेंस वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे है, जिस दिन हमने लाइव क्लास एक किया है और इसके मेन कॉजेज, देन इसके फैक्टर्स, इसके सिम्टम्स, इसके डेफिनेशंस, ये सारी चीजें हम इसके पहले के क्लास में वर्बली देख चुके हैं। ये इस क्लास में हम ये सारा डिटेल्स देखने जा रहे हैं ताकि हम रिटन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इवन जनरल आम पब्लिक के लिए भी अवेयरनेस के लिए अच्छे से रीजंस को समझ सकें। इसलिए ये प्रेजेंटेशंस में मैं उन पॉइंट्स को रिकॉर्डेड या डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में रखने जा रही हूँ। सो अल्जाइमर डिजीज as it is named after the डॉक्टर अल्जाइमर, जिन्होंने अपने एक विमेन पेशेंट को, जो जिनको वो बचा नहीं पाए, पर उन पर उन्होंने काम किया और ये देखा कि ये अल्जाइमर डिजीज याददाश्त, मेमोरी रिलेटेड बहुत ज्यादा है। यादें बड़ी तकलीफ देती हैं, पर यादें भूल जाएं तो ज्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि नॉर्मल प्रोसेस तकलीफ दे हो जाता है। सो एंड दैट इज कॉल्ड एज अल्जाइमर डिजीज। सो इन जनरल प्रैक्टिस वी कैन से द अल्जाइमर इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया। अल्जाइमर इज, अगर हम डेफिनेशन वाइज कहें, इट इज अ टाइप। आगे हम इसके बाद बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे, जस्ट थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशंस देख लें। लेट अस सी इन इट्स स्लाइड शो में देखते हैं, ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे, हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सो अल्जाइमर इज अ डिजीज जो, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया, जिसमें डिमेंशिया एक ऐसा क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसमें कि मेमोरी लॉस होता है, मेमोरी को नेगेटिवली इफेक्ट करता होता है ड्यू टू वेरियस रीजंस। और इसके बहुत सारे वैरायटीज हैं, बहुत तरह से ये इफेक्ट करता है, जिसमें वास्कुलर डिमेंशिया है, बट दिस इज अल्जाइमर डिजीज इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया। दिस इज अ प्रोग्रेसिव ब्रेन डिजीज। इसको प्रोग्रेसिव है, मतलब ये बढ़ता ही जाता है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। एंड इट इज अ न्यूरो डिजीज, डीजेनरेटिव डिजीज, जिसमें कि ब्रेन के सेल्स मरते चले जाते हैं, डाई होते चले जाते हैं, और उस वजह से धीरे धीरे ब्रेन का एक सेंटर होता है जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, वो हिप्पोकैम्पस में बहुत सा, दिस इज द हिप्पोकैम्पस रीजन। जैसे हमने पहले भी देखा था, ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, जिससे जो इसमें रिलेटेड होते हैं हार्मोन रिलेटेड ग्लैंड्स एंड अदर टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हिप्पोकैम्पस में। और यहाँ के एक और रीजन है, इन दो रीजन में, दिस इज द नॉर्मल ब्रेन, जिसमें कि ये नॉर्मल व्हाइट मैटर है भरा हुआ है नॉर्मल कंडीशंस में, सल्कस है, बीच बीच में फिशर्स हैं, एंड दिस इज द ब्रेन कॉर्टेक्स। अल्जाइमर ब्रेन में ये सारे सिकुड़ने लगते हैं, व्हाइट मैटर कम होने लगता है, बहुत सारे वेंट्रिकल्स अपीयर होने लगते हैं, फ्लूइड फील्ड वेंट्रिकल्स, एंड दैट कॉज द डीजनरेशन और डीजेनरेसी ऑफ द ब्रेन सेल्स, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इनटू डेथ। दिस इज, यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से अंधेरा छाता चला जा रहा है इस हिप्पोकैम्पस रीजन में, धीरे धीरे पूरा ब्रेन भरता चला जाता है, एंड अल्टीमेटली द मेमोरी इज लॉस्ट, and this is the condition that is called as Alzheimer's disease. So definition wise, Alzheimer is a progressive neurodegenerative disease, most common type of dementia characterized by progressive impairment in memory, cognitive functions, पहचानना, recall करना, reasoning, judgment, language, functioning of daily routine activities. It is
also called as a type of senile dementia. जैसे मैंने आपको बताया कई तरह के डिमेंशिया हैं, वैस्कुलर डिमेंशिया हैं और भी बहुत तरह के, इनमें senile dementia is related to memory. नाउ आज जो हम देखने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, डेफिनेशन हमने देखा, सिम्टम्स देखेंगे, रिस्क कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स क्या है, अल्जाइमर डिजीज के सिम्टम्स क्या है, डायग्नोज कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट क्या है, एंड देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द मैनेजमेंट. Now, so to start with the introduction, Alzheimer disease, as we have told, it is Dr. Alois Alzheimer in 1906. As I've told you, इन्होंने इनकी एक विमेन पेशेंट थी जिनको ये बचा नहीं पाए, ये इनकी डेथ हुई अनयूजुअल मेंटल इलनेस की वजह से, और सिम्टम्स में थे मेमोरी लॉस, लैंग्वेज प्रॉब्लम, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर एंड मेनी अदर कॉम्प्लेक्स ब्रेन चेंजेस होते रहे, और जिनकी वजह से अल्टीमेटली डेथ हुआ उस पेशेंट का. डेथ के बाद उसके ब्रेन को जब स्टडी किया डॉक्टर ने तो देखा कि बहुत सारे एबनॉर्मल क्लम्प्स एंड टैंगल बंडल्स ब्रेन के में पाए, ऑब्जर्व किया, जिनको अब हम कहते हैं एमेलॉइड प्लैक्स, बीटा एमेलॉइड प्लैक्स रादर, न्यूरोफाइब्रिलरी और टाई टैंगल्स. ये कुछ अनयूजुअल प्रोटीन्स जमा होने लगते हैं ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच बीच में, और ये न्यूरॉन्स के बीच की जो कोलाइन, एसिटाइल कोलाइन जो केमिकल मैसेंजर है जिसकी वजह से ब्रेन का पैसेज जाता है, वो विल सी, जिसको जो ब्रेन में मैसेज फ्लो करता है बिटवीन द न्यूरॉन्स, उसको डिसरप्ट करता है, और धीरे धीरे इसके बहुत सारे फीचर्स दिखने लगते हैं, बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज देखने लगती हैं. दैट हैज बीन रेफर्ड एज the Alzheimer's disease. So this is the loss of connection between the nerve cell or neurons in the brain. इसकी देखा गया, ये ऑब्जर्व किया और निष्कर्ष पे पहुंचे कि शायद ऐसा इसलिए हुआ था कि न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन खत्म हो जाता है. तो ब्रेन में अगर हम देखें तो दिस इज द ब्रेन का सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन, जिसमें जो मेमोरी रिलेटेड, मेमोरी से, फीलिंग से, लव से, फ्रिक्शन से रिलेटेड जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज हिप्पोकैम्पस, और एक और एरिया है दैट इज कॉल्ड एज एंटोरिनल कॉर्टेक्स. ये दो एरियाज हैं, दिस इज एंटोरिनल कॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस. दीज स्टार्ट getting damaged due to the धीरे धीरे ये दोनों एरियाज अफेक्टेड होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे पूरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स प्रभावित होने लगता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज, रीजनिंग एंड सोशल बिहेवियर. तो ये सारी ये जो एरिया है, पूरा एरिया, ये धीरे धीरे पूरी तरह से डैमेज होने लगता है, एंड ultimately many areas of brain are damaged, resulting into the severe Alzheimer's stage. So these are the figures that you can take from here for your knowledge. Is above 65, 40 to 90 years के बीच में ये बीमारी ज्यादा ऑब्जर्व की गई है, बट ये देखा गया है कि 65 years के बाद ज्यादा डेवलप होता है. दिस इज जब तक इसकी कोई क्योर नहीं है, अगर इसका इलाज तो अभी तक डेवलप नहीं कर पाए हैं डॉक्टर्स, बट इसको धीरे धीरे पेशेंटली ट्रीट करके प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, इस बीमारी से डैमेज को थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं ब्रेन के सेल्स को. यू कैन सी हियर, दीज आर द न्यूरॉन्स. ये ब्रेन का हिप्पोकैम्पस रीजन है, एंटेरिनल कॉम्प्लेक्स वाला रीजन है, जहां पर कि ब्रेन्स में इस तरह से दीज आर द अनवांटेड प्रोटीन्स, जो न्यूरोफाइब्रिल टैंगल्स हैं, प्लेक्स बनते जा रहे हैं, ये प्लैक्स हैं, ये टैंगल्स हैं, और ये सारे वर्किंग को रोक देते हैं, नॉर्मल वर्किंग ऑफ न्यूरॉन्स को, जिसकी वजह से ये इस तरह से, ये नॉर्मल ब्रेन है जो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, और ये अल्जाइमर का ब्रेन है, ये कंडीशन आ जाता है. दिस इज द हेल्दी ब्रेन जिसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स अच्छे से एक्सपैंडेड है, व्हाइट मैटर है, हिप्पोकैम्पस रीजन, और जब सीवियर कंडीशन हो जाता है तो पूरा कॉर्टिकल रीजन श्रिंक करने लगता है, वेंट्रिकल्स बहुत ज्यादा फ्लूइड फिल्ड हो जाते हैं, और हिप्पोकैम्पस रीजन बहुत ज्यादा श्रिंक कर जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स का डेथ होने लगता है. यू कैन अंडरस्टैंड हियर, दीज आर द हेल्दी न्यूरॉन्स, जिनका की ये बॉडी है, ये डेंड्राइट्स हैं, और ये इनका ये डेंड्राइट्स हैं जो दूसरे ब्रेन के दूसरे न्यूरॉन्स के साथ सिनेप्सिस बनाते हैं और मैसेज को कन्वे करते हैं, मैसेज ट्रैवल करते हैं. ये दिस इज द हेल्दी कंडीशन. और अनहेल्दी कंडीशन में श्रिंकेज ऑफ हिप्पोकैम्पस की वजह से यहाँ जो डेंड्राइट्स हैं, इन पे प्लैक्स जमा होने लगते हैं, एमाइलॉइड प्लैक्स जमा होने लगते हैं. न्यूरॉन की जो बॉडी है सेल की, वहां पर भी बहुत सारे
टाउ न्यूरोफाइब्रिली टैंगल्स जमा होने लगते हैं, और ये सारे मिल करके नॉर्मल फंक्शनिंग, ये नॉर्मल ब्रेन की फंक्शनिंग है। देखिए, ये सिनेप्सेस बन रहे हैं, डेंड्राइट्स मिल रहे हैं एक दूसरे न्यूरॉन्स के, और हेल्दी न्यूरॉन्स हैं। जबकि ये अल्जाइमर के कंडीशन में ये पूरा श्रिंकेज, बिल्कुल ही सिकुड़े हुए कंडीशंस, प्लैक्स जमा हो रहे हैं, टैंगल्स जमा हो रहे हैं, डिजीज न्यूरॉन्स में फाइब्रिलर क्लॉट्स जमा हो रहे हैं, एंड दीज आर द now this is the Alzheimer brain, affected brain. This causes the Alzheimer's disease. Now the today the causes and the risk factors are exactly not very much known yet. इट मे बी जेनेटिक, अभी तक हो सकता है जेनेटिक हो, कोई प्रूफ नहीं है। बहुत सारे हिस्ट्री पेडिग्री की एनालिसिस करके भी देखा गया, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी मिले हैं जिनकी नोन जनरेशंस तक ये बीमारी नहीं है, बट दैट मे बी वन रीजन। देन एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, फैमिली हिस्ट्री में हो सकता है किसी को हो, हेड में ट्रॉमा इन हेड, किसी भी वजह से, वो बीमारी की वजह से, वो शॉक की वजह से, वो इंजरी की वजह से, वो एक्सीडेंट की वजह से, हेड में ट्रॉमा भी एक रीजन हो सकता है अल्जाइमर का। फिर वायरल इन्फेक्शन में भी देखा गया है कि कोविड के बाद बहुत ज्यादा ये डिजीज स्प्रेड कर रहा है, तो दैट इज हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शंस, बहुत तरह के इन्फेक्शंस ब्रेन को डैमेज करते हैं, जिनमें कोई एक रीजन एनहांस होकर के ब्रेन सेल्स को किल करना शुरू कर देता है, ड्यू टू द ग्लूटामेट। एक प्रोटीन है जो कि जमा होने लगता है, जो हमने देखा टाउ प्रोटीन्स की तरह के, और प्लैक्स की तरह ये जो प्लैक्स जमा हो रहे हैं, दीज आर ड्यू टू द एनहांस ग्लूटामेट प्रोडक्शन, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलाइन का सिक्रीशन डिजेनरेट होने लगता है, अल्टीमेटली सेल्स की डेथ होने लगती है। स्मोकिंग भी अनदर रीजन में भी। देन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, किसी भी तरह से हार्ट इन्फेक्टेड हो, चाहे वो हार्ट अटैक से हो, कार्डियक अरेस्ट से हो, या किसी भी वजह अदर रीजन से हार्ट में इन्फेक्शन होता है, तो दैट में रिजल्ट इनटू अल्जाइमर्स। देन हाइपरटेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से ब्रेन सेल्स डैमेज होने लगते हैं, ब्लड ब्रेन के सेल्स को सफिशिएंट ब्लड का सप्लाई नहीं मिले, जो कि डायबिटीज में भी वही होता है, ब्लड थिक हो जाता है, तो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई नहीं मिले, तो दैट दोज आर मे बी द कॉजेज ऑफ दिस अल्जाइमर। नाउ अल्जाइमर के सिम्टम्स को हम तीन भाग में बांट सकते हैं, माइल्ड सिम्टम्स, मॉडरेट सिम्टम्स एंड सीवियर सिम्टम्स। ये हेल्दी ब्रेन है, ये माइल्ड है, जिसमें कि कंडीशन अभी बिल्कुल श्रिंक नहीं करना शुरू हुआ है हेड का, ब्रेन का कॉर्टिकल रीजन एंड हिप्पोकैम्पस रीजन, जबकि सीवियर कंडीशन में ये बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाता है, बिल्कुल ही यहाँ के सेल्स मरने लग जाते हैं। माइल्ड सिम्टम्स इंक्लूड करते हैं माइल्ड मेमोरी इम्पेयरमेंट्स, न्यू लर्निंग डिफेक्ट्स, कुछ नया सीखने में मुश्किल होती है, पर्सनालिटी बदलने लगती है, सैडनेस, एक तरह का सैडनेस प्रिवेल करने लगता है, घेरे रहता है, डिप्रेशन का कंडीशन होता है, कंफ्यूजन एंड डिल्यूशंस बहुत ज्यादा होने लगते हैं पेशेंट्स में। देन मॉडरेट सिम्टम्स, जब एडवांस, थोड़ा एडवांस कंडीशन में होता है, मॉडरेटली भूलने लगते हैं, रिसेंट इवेंट्स को ज्यादा भूलते हैं, रिकॉल करने में डिफिकल्टी होने लगती है, डिसओरिएंटेशन, हम कहाँ हैं, कैसे यहाँ पहुंचे, आज क्या डेट है, आज क्या मंथ है, आज क्या दिन हो सकता है, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन दिमाग से खत्म होने लगते हैं। स्लीप डिस्टर्बेंसेस काफी ज्यादा होते हैं, हाइल्यूसिनेशंस, मतलब बिल्कुल अचानक से चौंक जाना, अचानक से डर जाना, अचानक से अग्रेसिवनेस, अचानक से रोने लगना, बहुत अजीब 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 से दिमाग में कल्पनाएं होने लगती हैं, जिनको हम एज अ होल हाइल्यूसिनेशंस कह सकते हैं, और पर्सनालिटी चेंजेस ज्यादा डिफेक्टिव होने लगते हैं। देन सीवियर कंडीशन में सीवियर मेमोरी, बिल्कुल ही याददाश्त खत्म हो जाती है, यूरिन एंड फीकल इंटॉलरेंस और इनकॉन्टिनेंट, मतलब कहीं भी कभी भी फीकल यूरिनेशन हो सकता है, फीकल फीकल एक्सपल्शंस हो सकते हैं, कंट्रोल नहीं रहता है, कॉमा की तरह का स्थिति या कॉमा में चला जाता है पेशेंट, स्वालो में डिफिकल्टी होती है, एग्रेसिवनेस बढ़ता है, इरिटेशंस बढ़ते हैं, वेट लॉस होता है, भूख नहीं लगती है, और रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, बहुत सारे इन्फेक्शन के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो दीज आर द सर्टेन सिम्टम्स, जो कुछ ऐसे तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं, बट अगर हम उनको समराइज करें
तो इन कंडीशंस में कर सकते हैं. नाउ दीज आर द मेमोरी वन फर्स्ट साइन ऑफ अल्जाइमर्स. अनदर एस्पेक्ट्स में थिंकिंग, फाइंडिंग राइट वर्ड्स, विजन, देखने की शक्ति, स्पेशियल इश्यू, इम्पेयर्ड रीजनिंग, जजमेंटल, सिग्नल, वेरी अर्ली स्टेजेज ऑफ डिजीज. ये एकदम अर्ली स्टेजेज में ये सारी सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं MCI, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, जो धीरे धीरे डेवलप करने लगता है. और इसमें पहले से अब शुरुआत में बहुत जो डे टू डे बहुत सारे ड्यूटीज हैं, जैसे कार ड्राइव करते करते भूल जाएं कि कहाँ हैं हम, खाना बनाते बनाते गैस पे सामान जल रहा है, गैस ऑन होकर के रह जाता है, कुछ बिल्स वगैरह पे करना, ये सब शुरुआती लक्षण है जिनको हम MCI कह सकते हैं. बट जैसे जैसे ये बढ़ता है, इसको अजीब से क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, खो जाते हैं जल्दी से, चीजों को कहीं का कहीं रख देते हैं, बिल्कुल अजीब से कपड़े पहन लेते हैं, धीरे कंफ्यूजिंग कंडीशंस, ठंडे में बिल्कुल खुले बदन रहने लगते हैं, ये सारा. पर एडवांस कंडीशन में ये कंडीशंस आते हैं. MCI मतलब एकदम अर्ली डिजीजेस में नहीं. जब मॉडरेट टू सीवियर तरफ प्रोग्रेशन शुरू होता है, तब ये कंडीशन शुरू होते हैं. शुरुआत में बिकम वरीड, एंग्रीनेस, वायलेंट, ये सब शुरुआत के मॉडरेट कंडीशंस हैं. तो ओवरऑल 3 भागों में बांट सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर. ये सारे आपके नोट्स के लिए हैं, आप इनको पॉज करके देख सकते हैं. डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं हम इसको? बाय स्टडिंग फैमिली हिस्ट्री. अब ये जानने की कोशिश की जाती है फैमिली हिस्ट्री जान करके कि अगर कभी था तो क्या कंडीशंस तब थे, एनवायरमेंटल कंडीशंस या प्रेजेंट सराउंडिंग कंडीशंस जो आज भी हैं. तो ये सारी कोशिशें अभी तक की जा रही हैं कि कुछ अनुमान लगाया जा सके कि कैसे ट्रिगर हो जाता है अल्जाइमर अचानक से. फिजिकल एग्जामिनेशंस किए जाते हैं, सीटी स्कैन किया जाता है, दिस इज सीटी स्कैन. CT scan, PET scan, MRI, these are the exercises that has been done. Electrical study की जाती है ब्रेन की, that is called as EEG, electroencephalogram, जिसमें ब्रेन को की स्टडी करते हैं और देखते हैं कि कोई क्लॉट तो नहीं है, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है ब्रेन में के अंदर, जो पॉइंट्स हैं कुछ थक्के तो नहीं जम गए हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है. देन ब्लड टेस्ट में CBC मेनली किया जाता है, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, जिसमें WBC, RBC और प्लेटलेट काउंट देखा जाता है. इसमें WBC अगर ज्यादा है तो WBC के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस बताते हैं, तो उस तरह से ब्लड टेस्ट से जानने की कोशिश की जाती है. फिर बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस किए जाते हैं. MMSC एक ग्रुप ऑफ एग्जामिनेशन है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसको करके समझते हैं. नाउ ट्रीटमेंट, आज सच अभी तक जैसा हमने पहले भी देखा, कोई ट्रीटमेंट, परमानेंट ट्रीटमेंट या क्योर नहीं है इस बीमारी का. कुछ हम कोशिशें कर सकते हैं, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम और कुछ और प्रैक्टिसेस, नॉन ड्रग प्रैक्टिसेस जिसको हम एक साथ कह सकते हैं, नॉन ड्रग प्रैक्टिसेस. रेगुलर एक्सरसाइज करना, मन बहलाना, कुछ उनकी हॉबीज की तरफ उनको प्रोवोक करना, तो वो सारी चीजों से हम रोकने की कोशिश कर सकते हैं. ब्रेन के सेल्स को डीजेनरेट होने से रोकने की कोशिश की जा सकती है, बट बहुत सक्सेसफुल अभी तक उसमें नहीं हुए हैं. यस, पर इसमें 10-10 साल तक एक्सटेंड तो डॉक्टर्स ने सफलता पाई है इस बीमारी को प्रोसीड करके कंप्लीट, जो 80 साल से ऊपर के भी पेशेंट्स में काफी हद तक प्रोलॉन्ग किया जा सका है इस बीमारी के सीवियरिटी को. देन अल्टीमेटली मेडिकेशन है, जिसमें कि मेडिकेशंस के लिए जो ड्रग्स यूज करते हैं, कोलाइन एस्टरेज ड्रग्स, जो इनहिबिटरी ड्रग्स होते हैं, जो कोलाइन एसिटाइल कोलाइन के को डिप्लीट करने से रोकते हैं, उसको डीजेनरेट होने से रोकते हैं. कोलाइन एस्टरेज इनहिबिटरी ड्रग्स यूज करते हैं, जो एसिटाइल कोलाइन, जैसा हमने पहले भी देखा है, एसिटाइल कोलाइन एक केमिकल मैसेंजर है जो न्यूरॉन से निकलते हैं और न्यूरॉन सिनेप्सिस से रन करते हैं मैसेज को. उस इसमें अल्जाइमर डिजीज में ही देखा गया है कि वो एसिटाइल कोलाइन का अमाउंट या एसिटाइल कोलाइन का बनना कम होने लगता है. दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ
अल्जाइमर जो अभी तक स्टडी किया जा सका है। तो ऐसे जो ड्रग्स के बारे में मैं अगेन डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि आई एम नॉट अ प्रैक्टिशनर, मैं कोई ऑफिशियल डॉक्टर नहीं हूँ एज सच। इसलिए जो ड्रग्स के नेम्स जो मैंने अपने स्लाइड में मेंशन किए हैं वो वेरी राइट अवे मैंने गूगल करके या इंफॉर्मेशन डॉक्टर से पूछ करके डाल दिया है, नॉट फॉर एनी प्रैक्टिसिंग एफर्ट। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, थियोरिटिकल नॉलेज के लिए है, आपकी एग्जामिनेशन पर्पज से है, नॉट फॉर द प्रैक्टिसिंग पर्पज। कभी भी कोई भी मेडिसिन जो यहाँ लिखा हुआ है उसको आप कभी अपने यूज में नहीं लाइए बिना डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिए हुए। जो ड्रग्स का ग्रुप्स यूज किया जाता है वो हुआ न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स, कोलाइन एस्टरेज ड्रग्स which are inhibitory drugs, the neuroleptic drugs, antipsychotic drugs, antidepressant drugs, antioxidant drugs, and then NSAIDs. These are a group of drugs called as non-steroidal एंटी ड्रग्स जो ब्रेन के इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। ये सारे ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं। देन अभी ये एक लेटेस्ट सफलता, तो इस आप कुछ हद तक सफलता कह सकते हैं, डोनानमैब, ये $27,000 इसका प्राइस है एक डोज का, जो कि अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले इसको इस ग्रुप के मेडिसिन और भी ड्रग्स हैं जो यूज किए गए हैं बाय द ग्लोबल टेस्टिंग जो की जा रही है, बाय द वॉलंटियर्स, जो पेशेंट अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं। मार्क कोली नाम के एक पेशेंट ने यूएसए में 2 साल पहले अपने आप को ऑफर किया, उस पर बहुत सारे टेस्ट हुए थे और ये ग्लोबल ट्रायल में है। इनमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी ऑब्जर्व किए गए हैं, ब्रेन की इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, सीवियर ब्लीडिंग, जिसकी वजह से 3 पेशेंट्स की डेथ भी हो चुकी है ऐसे ट्रायल्स में। सो नेवर ट्राई टू अटेम्प्ट दीज ड्रग्स। और वैसे भी ये तो प्राइस मैंने बताया $27,000 इसका दाम है। सो कोशिशें जारी हैं और होपफुली हम जल्दी ही, जैसे कैंसर पर काफी कुछ तक कंट्रोल किया जा चुका है, मेडिकेशन से उसको ट्रीटेबल बनाया जा सका है काफी केसेस में, वैसे ही होपफुली अल्जाइमर पर भी हम जल्दी ही उसको कंट्रोल करने में और ट्रीट करने में भी सक्सेस हासिल कर लेंगे। जो कोशिशें हैं उन कोशिशों का मुख्य पर्पस ये है कि वो जो ब्रेन में जो प्लैक्स जमा हो रहे हैं उनको डिसॉल्व करने की बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिन्होंने डिसॉल्व करके कोलाइन एस्टरेज के, एसिटाइल कोलाइन के सिक्रीशंस को बढ़ाया है। और ग्लूटामेट का जो जिसकी वजह से एक प्रोटीन है जिससे कि टाउ और न्यूरोफाइब्रिलॉइड्स वगैरह जमा होने लगते हैं, टैंगल्स, उनको डिसॉल्व करते हैं कुछ ड्रग्स, और कुछ हद तक इस डिजीज को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, इस डिजीज को बढ़ने से रोका जा सका है। So now the future of what is the future that exactly is not known. सॉक आउट करने की कोशिश तो जरूर की जा रही है। एक मेडिकेशन के लिए एक सोसाइटी बनी है, एक दैट इज कॉल्ड एज FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बाय द IMA ग्रुप इन USA, जो कि बहुत सारे मेडिसिन को इन्होंने अप्रूव भी किया है और डिसअप्रूव भी किया है। वो मेडिसिन का जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है वो बिल्कुल आप कभी भी कोशिश नहीं कीजिए, ये आपके नॉलेज के लिए है, आजमाने के लिए नहीं है। ये थियोरिटिकल नॉलेज, एग्जामिनेशन पर्पस से नॉलेज के लिए गैलेंटामाइन, रिवास्टिगमाइन, डोनापेजिल, कोलाइन एस्टरेज इनहिबिटर्स, दीज आर यूज्ड फॉर टू प्रिवेंट द एक्सटेंशन ऑफ द डिजीज और द स्प्रेड ऑफ द डिजीज को रोकने के लिए, माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स को के लिए। फिर दे रिड्यूस और कंट्रोल सम कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल सिम्टम्स को ये रिड्यूस कर सकते हैं। they prevent the breakdown of acetylcholine, as I have told you, जो एक chemical behaving for memory and thinking, जो कि as we have seen, जैसे जैसे अल्जाइमर बढ़ता है, brain produces less acetylcholine and over time the medicine lose their effectiveness. But ये भी ध्यान देने की बात है कि जैसे जैसे टाइम पास होता जाता है ये तकलीफें, ये मेडिसिन अपना असर खोने लग जाते हैं और इसीलिए बीमारी को
क्योर नहीं कर सकते हैं हम। मॉडरेट टू सीवियर अल्जाइमर्स डिजीज के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, मेमेंटामाइन, एन मिथाइल डी एस्पिरेट जिसको एनएमडीए कहते हैं, दिस इज एंटागोनिस्ट, एंड अदर सेवरल मेडिसिन आर देयर जिनके बारे में ये सिम्टम्स को डिक्रीज करते हैं, थोड़ा एक्सटेंड लिटिल लॉन्गर देन दे वुड विदाउट द मेडिकेशन। मेडिकेशन के बगैर एनहांस कर सकते हैं इनके कंडीशंस, इनके अप्लाई, इन मेडिसिन को अप्लाई करके। बट this memantine is regulating glutamate, as we have told, ये एक प्रोटीन है जो ब्लॉकेट क्रिएट करता है, उसको हटाने में हेल्प करता है। सो दीज आर द मेडिसिन। सम अदर मेडिसिन, ये पैच मेडिसिन पैचेज, ये एक नया मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। इन सारी कोशिशों से इस बीमारी को कंट्रोल करने की या रोकने की या आगे बढ़ने, प्रोग्रेसिव होने से रोकने की कोशिशें जारी हैं। कितना सक्सेसफुल हुए हैं, this is not known. Now again go for these informations for your theoretical knowledge. बीटा अमाइलॉइड रिड्यूस करते हैं कुछ मेडिसिन जिसको जिनमें आते हैं लेकानमैब, जैसा हमने आपको बताया डोनानमैब ग्रुप में है, जिस पर कि और भी ये सब मेडिसिन हैं जिनसे कोशिश की गई है, की जा रही है, कुछ हद तक सफलता मिली है, बट बिल्कुल ही नहीं। नाउ मेडिसिन टू बी यूज विथ कॉशन इन पीपल विथ अल्जाइमर्स डिजीज, एज आई हैव टोल्ड यू, इनके साइड इफेक्ट्स बहुत खराब हैं। पेशेंट्स को डेथ होते हुए भी रिपोर्ट किए गए हैं। बहुत सारे स्लीपिंग एड्स, एंटी एग्जाइटिंग ड्रग्स, एंटी कन्वल्सेंट्स, एंटी साइकोटिक ड्रग्स एक्स्ट्रा कॉशन के साथ यूज किए जाने चाहिए, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स बहुत बुरे होते हैं। इसलिए ड्रग्स को कंसिडर करते समय डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन, डॉक्टर का एक्सप्लेनेशन भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स पेशेंट को ये जरूर बता दें कि रिस्क क्या क्या हैं इन दवाइयों को यूज करने में। इवन डॉक्टर्स को भी, प्रैक्टिशनर्स को भी। और दूसरा स्पेसिफिक मेजर है, सेफर नॉन ड्रग ऑप्शंस को ज्यादा कोशिश की जाए आजमाने के लिए। नाउ देन कम्स द डोजेज एंड साइड इफेक्ट्स, दीज आर द, इसको आप पॉज करके अगर आप जानना चाहें या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहें तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी। कैसे अल्जाइमर के पेशेंट्स को मैनेज कर सकते हैं हम, बिहेवियरल सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए, जो इंक्लूड करता है स्लीपलेसनेस, वॉन्डरिंग, कहीं भी निकल जाते हैं, इनको बहुत ज्यादा इन पर नजर रखनी होती है, बहुत, क्योंकि बहुत एजिटेटिंग अग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, एंजाइटी होती है, एग्रेशन होता है, रेस्टलेसनेस होता है, डिप्रेशन होता है। और ऐसे कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए ड्रग एंड नॉन ड्रग दोनों तरह से इनको मैनेज करने की कोशिश की जाती है। एज वी हैव सीन, इसके बारे में बहुत डिटेल, ज्यादातर डॉक्टर्स को सजेशन यही है कि नॉन ड्रग स्ट्रैटेजीज, मेडिटेशन वगैरह से करें, प्लानिंग, रिलैक्सेशन, टेकिंग ब्रेक, पेशेंस, म्यूजिक, फन, गेम्स, हॉबीज, म्यूजिक सुनना, कुकिंग अच्छा लगता है तो थोड़ा कुकिंग, बट बहुत कॉशियसली, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स गैस जला के भूल जाते हैं, खाना बनाते बनाते भूल जाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते भूल जाते हैं। तो इसलिए बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धीरज के साथ ऐसे पेशेंट्स को कंट्रोल किया जाना चाहिए। इनकी सेफ्टी के सारे मेजर्स, वॉशरूम में जाएं तो एंटी ग्रैब, हैंड ग्रैब्स बहुत सारे होने चाहिए, एंटी स्किड मैट्स वगैरह फ्लोर होनी चाहिए, बाथरूम में कुंडनी लगाएं। तो इस टॉपिक पे मैं लाइव क्लास में बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुकी हूं, तो इसलिए अब इसमें मैं आपके ये नोट्स के लिए आप इसको पॉज करके देख सकते हैं। अब कितना लंबा इस बीमारी से के पेशेंट को हम, इसकी बीमारी की सीवियरनेस को कितना दूर तक ले जा सकते हैं, इस पे अभी बहुत सारे काम चल रहे हैं और ऑब्जर्वेशंस चल रहे हैं। फ्यूचर में वी होप कि बहुत जल्दी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, एंड वी होप कि इम्यूनोथेरेपी भी, काफी सारा इम्यूनोथेरेपी के ड्रग्स एंड मेडिकेशंस किए जा रहे हैं। एंड हो सकता है कि इन थेरेपी से, कॉग्निटिव ट्रेनिंग से, डाइट से, फिजिकल एक्टिविटी से इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके, या वो और भी ज्यादा 10 साल 20 साल अगर एक्सटेंड कर सकते हैं हम, तो हो सकता है कि, क्योंकि ये एक एज के बाद ही होता है, तो अगर 60 ईयर 65 ईयर के बाद अगर 20 साल भी एक्सटेंड हो जाता है, तो 80 साल इज एनफ फॉर अ पर्सन। सो दीज आर द थिंग्स। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
comment upon it. Thank you. Good night.